Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I'm Rashida Parveen and I'm going to teach you environmental chemistry to BS Chemistry 3rd on the topic Introduction to Environmental Chemistry. And today our lecture is lecture number 2. ओके क्लास, आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होती है? तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से पढ़ने से पहले मतलब हमें पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री जो है वो क्या है। केमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो कि डील करती है विद द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर, केमिकल फार्मूला ऑफ मैटर, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मैटर as well as chemical properties and characteristics of matter। ठीक है, केमिस्ट्री जो है वो साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो कि मैटर की केमिकल कंपोजिशन, उसके केमिकल फार्मूले और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करती है। इस ब्रांच ऑफ साइंस को क्या कहा जाता है? केमिस्ट्री का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब हमने डिस्कस करना है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होती है। जैसे कि इसका नेम इंडिकेट करे, केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उन सबको डिस्कस करती है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो अब हम डिस्कस करते हैं इन्वायरमेंट। सबसे पहले हम इन्वायरमेंट को पढ़ते हैं कि इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट का पता होगा, फिर उसके बाद हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इन्वायरमेंट क्या होता है। What is an environment? Environment क्या होता है? Environment is derived from the French word। Environment एक ऐसा वर्ड है जो कि फ्रांसीसी वर्ड से ड्राइव किया गया है, और वो फ्रेंच वर्ड कौन सा है? environ, which means in circle। ठीक है, अब ये जो फ्रांसीसी वर्ड environ है इसका मतलब है इन सर्कल, यानी कि घेराव, यानी कि ऐसी हर चीज जिसने हमें घेरा हुआ है वो इन्वायरमेंट कहलाती है। इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट एवरीथिंग विच सराउंड अस, हर वो चीज जिसने हमें घेरा हुआ है वो क्या कहलाती है? इन्वायरमेंट कहलाती है। और इन्वायरमेंट कैन बी डिफाइन एज, इन्वायरमेंट को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऑल सराउंडिंग कंडीशंस, ऐसी तमाम कंडीशंस जिन्होंने सराउंड किया हुआ है, दैट हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, जो कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स को डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं, वो तमाम चीजें जो है वो इन्वायरमेंट कहलाती हैं। चाहे वो लिविंग थिंग्स हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, ऐसी तमाम चीजें जो कि लिविंग थिंग्स को इफेक्ट करती हैं वो सारी की सारी क्या कहलाती है? इन्वायरमेंट कहलाती हैं। अब हमने फर्दर इसको डिस्कस करना है कि इन्वायरमेंट का इंट्रोडक्शन। इन्वायरमेंट एक्चुअली क्या होता है? अभी तो हमने उसके लिटरल मीनिंग हमने उसको डिफाइन किया था और छोटी छोटी सी सिंपल उसकी डेफिनेशन हमने इन्वायरमेंट की देखी है। अब हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट जो है वो एक्चुअली क्या होता है। द नेचुरल इन्वायरमेंट इनकम्पोसेस, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो मुश्तमिल होता है ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इस जमीन पे जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो पाई जाती हैं उन सब के ऊपर इन्वायरमेंट मुश्तमिल होता है, दैट अकरिंग नेचुरली। ठीक है, अब ये जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं ये जो है इन्वायरमेंट का पार्ट तब होंगी जब ये नेचुरली प्रोड्यूस होंगी। ऐसा ना हो कि इन्हें जो है ये जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं इनमें से कोई ना कोई चीजें अगर इंसानों ने तख्लीक की है, मैन मेड है, आर्टिफिशियल है, तो वो हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं होंगी। मीनिंग इन दिस केस नॉट आर्टिफिशियल। अब ये जो चीजें हैं नॉन लिविंग थिंग्स ये आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड नहीं होनी चाहिए। द टर्म इज ऑफन मोस्टली अप्लाइड टू द अर्थ, ये जो टर्म है अर्थ के लिए अप्लाई की जाती है, और सम पार्ट ऑफ द अर्थ, और अर्थ के कुछ पार्ट के लिए अप्लाई की जाती है। इन्वायरमेंट कैन बी डिफाइन एज, इन्वायरमेंट को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ सम ऑफ टोटल, ये जो है एक टोटल सम होता है ऑफ ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जितने भी इस जमीन पे लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट्स पाए जाते हैं उन सब का सम होता है इन्वायरमेंट।
एंड देयर इफेक्ट्स, और उनके जो इफेक्ट्स होते हैं वो भी इन्वायरमेंट के अंदर ही इंक्लूड होते हैं, विच इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ, जो कि ह्यूमन लाइफ को इफेक्ट करते हैं। वाइल ऑल अदर लिविंग और बायोटिक एलिमेंट्स, जितने भी लिविंग और बायोटिक एलिमेंट्स हैं, बायोटिक एलिमेंट जो है वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि लिविंग थिंग्स होती हैं, ठीक है, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो फॉरेस्ट हैं, चाहे वो फिशरीज हैं, चाहे वो बर्ड्स हैं, ये सारे जो हैं वो इन्वायरमेंट के लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। अब हम नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को एबायोटिक एलिमेंट्स भी कहा जाता है। एबायोटिक एलिमेंट्स इंक्लूड वाटर, लैंड, सनलाइट, रॉक्स एंड एयर, ठीक है। अब जितनी इस जमीन के ऊपर जितने भी ये जो एबायोटिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, ये सारे के सारे ये क्या हैं, इन्वायरमेंट का पार्ट है, और ये मैन मेड नहीं है, ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज नहीं है। पानी, जमीन, सनलाइट, चट्टानें, हवा, ये सारी चीजें जो है नेचर ने खुद से प्रोड्यूस की है, कुदरत ने, अल्लाह ताला ने खुद से ये पैदा की हैं, हम इंसानों ने इनको नहीं पैदा किया। अब हमने डिस्कस करना है हमारे जो इकोसिस्टम है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, इसके कंपोनेंट्स को डिस्कस करना है कि इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। इन्वायरमेंट के मेनली दो कंपोनेंट्स होते हैं, नंबर 1 है एबायोटिक कंपोनेंट और नंबर 2 है बायोटिक कंपोनेंट। तो अब हमने डिस्कस करना है एबायोटिक कंपोनेंट, जैसे कि हम प्रीवियस स्लाइड में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट जो है वो इन्वायरमेंट का ऐसा पार्ट होते हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स पे कंसिस्ट करते हैं। इन बायोलॉजी के अंदर एबायोटिक फैक्टर्स कैन इंक्लूड, एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो होते हैं वाटर, लाइट, रेडिएशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेयर, एसिडिटी एंड सॉइल। ये जितने भी ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं? एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ आवर इन्वायरमेंट कहलाती हैं। नेक्स्ट है द मैक्रोस्कोपिक क्लाइमेट ऑफ एन इन्फ्लुएंस। अब ये जो मैक्रोस्कोपिक क्लाइमेट है ये इफेक्ट करता है ईच ऑफ द अबव, इन सारे के सारे फैक्टर्स को। प्रेशर एंड साउंड वेव्स में ऑल्सो भी कंसीडर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेराइन एंड सब टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। अब ये जो प्रेशर है और साउंड वेव है ये भी अल्टीमेटली मेराइन लाइफ को और सब टेरेस्ट्रियल लाइफ को इफेक्ट करता है। अब हमने डिस्कस करना है एबायोटिक फैक्टर्स को। ये जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं, विंड, सनलाइट, सॉइल, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, वाटर, ये सारे के सारे हमारे इकोसिस्टम के एबायोटिक फैक्टर्स हैं, यानी कि ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन ये नॉन लिविंग तो हैं, नॉन लिविंग होने के साथ साथ ये नेचुरली हैं, ठीक है। इन्हें इंसानों ने खुद से तख्लीक नहीं किया, इन्हें कुदरत ने तख्लीक किया। एबायोटिक फैक्टर, दीज आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। ये जो है एबायोटिक फैक्टर जो हैं ये इकोसिस्टम के नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। अब हमने डिस्कस करना है बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बायोटिक कंपोनेंट जो है वो हमारे इन्वायरमेंट का एक लिविंग पार्ट होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक फैक्टर्स कैन बी डिस्क्राइब एज मैनी लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है। कोई भी लिविंग कंपोनेंट जो कि इस दुनिया में पाया जाता है, इस जमीन के ऊपर, इस सियारे के ऊपर पाया जाता है, दैट इफेक्ट्स एन अदर ऑर्गेनिज्म, जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी इफेक्ट करता है और उनकी शेप्स को भी इफेक्ट करता है इकोसिस्टम की। दिस इंक्लूड बोथ द एनिमल्स, इसके अंदर जो है दोनों तरह के एनिमल्स होते हैं, दैट कंज्यूम अदर ऑर्गेनिजम्स, जो कि खुराक के लिए एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार करते हैं विद इन देयर इकोसिस्टम, अपने इकोसिस्टम के अंदर। बायोटिक फैक्टर्स इंक्लूड एनिमल्स, बायोटिक फैक्टर्स जो हैं, हमने कहा कि बायोटिक फैक्टर्स ऐसे कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट का, इकोसिस्टम का, जिसमें लिविंग थिंग्स जो हैं वो शामिल होती हैं। अब वो लिविंग थिंग्स कौन कौन सी होती हैं? एनिमल्स, प्लांट्स, फंजी, बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, ये सारी की सारी जो लिविंग थिंग्स हैं वो पार्ट होती हैं बायोटिक फैक्टर का।
सम एग्जाम्पल्स ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स। अब हमने कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करनी है एबायोटिक फैक्टर्स की। वो कौन कौन सी हैं? वाटर, सॉइल, एयर, सनलाइट, टेम्परेचर एंड मिनरल्स। अब ये जो फैक्टर्स हैं ये सारे के सारे एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम हैं। नेक्स्ट हमने इकोसिस्टम को ही डिस्कस करना है। ये आपको स्क्रीन पे जो है एक प्लानर नजर आ रहा है। इकोसिस्टम के जो हैं दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट और एक एबायोटिक कंपोनेंट। जो बायोटिक कंपोनेंट है वो फर्दर तीन तरह के होते हैं, इसकी फर्दर तीन टाइप होती हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स जो है वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपने खुराक खुद से तैयार कर सकते हैं। वो अपने खुराक के लिए दूसरों पर इन्हिसार नहीं करते, ये फोटोसिंथेसिस को यूज करके खुराक को खुद बना लेते हैं। नेक्स्ट है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्या होते हैं? जैसे कि इसका नेम ही इंडिकेट कर रहा है, कंज्यूमर्स यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि कंज्यूम करते हैं किस चीज को? फूड को। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कंज्यूमर कहलाते हैं, जो कि अपने खुराक खुद से तैयार नहीं कर सकते, लेकिन वो दूसरों की तैयार की हुई खुराक को कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट है डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर जो है वो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपनी खुराक जो है वो डेड बॉडीज से, डेड प्लांट्स या फिर डेड एनिमल से या डेड ह्यूमन बीइंग से अपनी खुराक को ऑब्टेन करते हैं। जो डेड मटेरियल होता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर, और वो जो सिंपल सब्सटेंसेस होते हैं उनमें से अपने खुराक निकाल लेते हैं, उनसे अपने खुराक ये हासिल करते हैं। ठीक है। अब है फर्दर कंज्यूमर्स की तीन टाइप होती हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर्स। अब हमने डिस्कस करना है एबायोटिक कंपोनेंट्स को। एबायोटिक कंपोनेंट्स जो है वो कौन कौन से होते हैं? एयर, वाटर, विंड, सॉइल, सनलाइट भी जो है वो भी एबायोटिक कंपोनेंट है, टेम्परेचर एंड रेनफॉल। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है एनर्जी कंपोनेंट्स को। एनर्जी कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? एन एनर्जी सिस्टम इजेंशियली कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स। एक एनर्जी सिस्टम जो है उसके 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 है जनरेशन, नंबर 2 है ट्रांसमिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, नंबर 3 है डिस्ट्रीब्यूशन और नंबर 4 है कंजम्पशन या यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट हमने इन्वायरमेंट के सेगमेंट्स को डिस्कस करना है। इन्वायरमेंट के कौन कौन से सेगमेंट्स हैं? इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ वेरियस सेगमेंट्स। इन्वायरमेंट के बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, यानी कि इन्वायरमेंट के बहुत सारे पार्ट्स हैं। ठीक है। तो नंबर 1 है एटमॉस्फेयर, नंबर 2 है हाइड्रोस्फीयर और नंबर 3 है लिथोस्फीयर, नंबर 4 है बायोस्फीयर। सबसे पहले हमने लिथोस्फीयर को डिस्कस करना है। लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर इज अ सॉलिड। लिथोस्फीयर जो है एक सॉलिड पार्ट है, आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ। हमारी जमीन का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जो है वो लिथोस्फीयर है, यानी कि सबसे जमीन की सबसे ऊपर वाली जो तह है, सबसे ऊपर वाली जो क्रस्ट है उसे कहा जाता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर इंक्लूड्स द ब्रिटल अपर पोर्शन ऑफ द मेंटेल। हमारी जमीन का जो सबसे ऊपर वाला ब्रिटल पोर्शन है वो लिथोस्फीयर है। एंड द क्रस्ट, और इसमें जो है जमीन के ऊपर वाली सतह भी आ जाती है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ स्ट्रक्चर, इस अर्थ स्ट्रक्चर का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, सबसे बाहर वाला जो हिस्सा है वो कहलाता है लिथोस्फीयर। इट इज बाउंडेड बाय द एटमॉस्फेयर, ये डायरेक्ट बाउंडेड होता है एटमॉस्फेयर के साथ, अबव एंड द asthenosphere। अब ये देखिए जमीन का आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसका जो सबसे ऊपर वाला जो क्रस्ट है, ये जो क्रस्ट है ये कहलाता है लिथोस्फीयर। द क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटेल, सबसे ऊपर वाली जो तह है जमीन की वो कहलाती है लिथोस्फीयर। अब उससे जो नीचे वाला है वो पोर्शन कहलाता है कोर, और उससे जो नीचे वाला है उनको भी हम डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 हम उनको भी देखते जाएंगे।
नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर इज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अ प्लैनेट। इस प्लैनेट के ऊपर, इस सियारे के ऊपर जो टोटल अमाउंट है वाटर की, चाहे वो अंडरग्राउंड है, चाहे वो एटमॉस्फेयर के अंदर है, चाहे वो कहीं पे भी है वाटर, ठीक है, वो सारे का सारा वाटर जो है वो हाइड्रोस्फीयर जो है वो बनाता है। हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड वाटर। हाइड्रोस्फीयर जो है इसके अंदर वाटर होता है, दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, चाहे वो प्लैनेट की सरफेस के ऊपर है, चाहे वो अंडरग्राउंड फॉर्म में है, या फिर वो एयर के अंदर कंडेंस फॉर्म में है। जितना भी जमीन के ऊपर नीचे जितना भी पानी है, वो सारे का सारा पानी जो है, पानी वाला हिस्सा जो है वो हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। हाइड्रोस्फीयर कैन बी लिक्विड। हाइड्रोस्फीयर जो है ये लिक्विड हो सकता है, वेपर फॉर्म में भी हो सकता है, और आइस की फॉर्म में भी हो सकता है। जो ग्लेशियर्स के ऊपर बर्फ होती है वो आइस की फॉर्म में होती है, और वो भी पार्ट होता है हाइड्रोस्फीयर का। ऑन अर्थ लिक्विड वाटर एग्जिस्ट ऑन द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ ओशियन। जमीन के ऊपर जो लिक्विड फॉर्म में वाटर होता है वो होता है समंदरों के अंदर, लेक्स यानी कि झीलों के अंदर, एंड रिवर्स यानी कि दरियाओं के अंदर। हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड वाटर स्टोरेज एरियाज। अब ये जो हाइड्रोस्फीयर है, हम चूंकि कह रहे हैं कि हाइड्रोस्फीयर जो है वो जमीन का ऐसा पार्ट है जहाँ पे पानी मुश्तमिल होता है, जिसके अंदर पानी होता है। तो हाइड्रोस्फीयर जो है ये वाटर स्टोरेज एरियाज होते हैं जो कि वाटर को स्टोर करते हैं, सच एज ओशियंस। ओशियंस जो है ये भी ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे जमीन का 97% तक वाटर जो है वो ओशियंस के अंदर होता है। सीज, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर, स्ट्रीम्स, ठीक है, ये सारे जो है ये वाटर स्टोरेज एरियाज हैं। अब हमने डिस्कस करना है बायोस्फीयर के बारे में। बायोस्फीयर इज अ ग्लोबल इकोसिस्टम। बायोस्फीयर जो है वो ग्लोबल इकोसिस्टम है दैट इज कंपोज्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। स्फीयर कहते हैं अर्थ के पार्ट को, और बायो कहते हैं लाइफ को, यानी कि अर्थ का एक ऐसा पार्ट जहां पे लाइफ जो है वो होती है उसे कहते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। एंड द एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग फैक्टर्स फ्रॉम विच दे डिराइव एनर्जी, जिनसे वो एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं, एंड न्यूट्रिएंट्स, जिनसे वो एनर्जी हासिल करते हैं और जिनसे न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं। अर्थ इन्वायरमेंटल स्फीयर्स। अर्थ इन्वायरमेंट इंक्लूड, जमीन का जो इन्वायरमेंट है वो के मुश्तमिल होता है एटमॉस्फेयर के ऊपर, हाइड्रोस्फीयर के ऊपर, लिथोस्फीयर के ऊपर और बायोस्फीयर के ऊपर, ठीक है। अब जो पूरी की पूरी जमीन है वो इन 4 स्फीयर्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। ये देखें स्क्रीन पे ना आपको अर्थ इन्वायरमेंटल स्फीयर नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये जो इन्वायरमेंटल स्फीयर है इसमें बायोस्फीयर जो है वो ऐसा पार्ट है जहां पे लिविंग थिंग्स प्रेजेंट होती हैं। लिथोस्फीयर जो है ये जमीन का सबसे ऊपर वाला पार्ट है जहां पे सॉइल होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है, ठीक है। एटमॉस्फेयर जो है वो जमीन का एक ऐसा पार्ट है जो कि जमीन की सतह से ऊपर होता है, जहां पे गैसेस वगैरह प्रेजेंट होती है, जहां पे लिविंग थिंग्स जो है वो जिंदा रहती हैं, ठीक है। और हाइड्रोस्फीयर जो है वो जमीन का एक ऐसा पार्ट है जहां पे पानी मौजूद होता है। अब हमने डिस्कस करना है एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर क्या है? एन एटमॉस्फेयर इज अ लेयर। एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ की एक ऐसी लेयर है, और अ सेट ऑफ लेयर्स, या फिर ये लेयर्स का एक पूरा सेट है ऑफ गैसेस जो कि मुश्तमिल होता है ऐसी गैसेस पे दैट आर सराउंडिंग आवर प्लैनेट, जो कि हमारी जमीन को सराउंड किए हुए होती हैं, और अदर मटेरियल बॉडीज, और दूसरी जो बॉडीज होती हैं लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन सबको सराउंड किए हुए थे, दैट इज हेल्ड इन द प्लेस बाय द ग्रेविटी ऑफ दैट बॉडी, ठीक है। एन एटमॉस्फेयर इज मोर लाइकली टू बी रिटेन। एटमॉस्फेयर जो है वो रिटेन करता है इफ द ग्रेविटी इट इज द सब्जेक्ट टू इज हाई, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर जो है वो क्या करता है, वो लिविंग थिंग्स को ग्रेविटी के जरिए से मेंटेन करता है, एंड द टेम्परेचर ऑफ द
इज लो, और उस वक्त ये इस लिविंग थिंग्स को मेंटेन करता है जब अर्थ की ग्रेविटी जो है वो बहुत ज्यादा हाई होती है और एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। ओके क्लास, ये तो था आज का हमारा लेक्चर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और काइंडली आप लोग मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली हर वीडियोस मौसूल हो सकें। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।